बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा खुशामदीद। अब इकोनॉमिक्स जो है वो मैंने अपडेट करके इसमें से निकाल दिया है इकोनॉमिक्स, क्योंकि मेरे हस्बैंड की स्पेशलिटी है, पीएचडी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए बीच में वीडियोस जो हैं वो ऐड करवा दी थी। तो अब मैंने वो नेम जो है वो कट कर दिया, बट वीडियो स्टिल इसमें है मौजूद। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिसऑर्डर्स। ठीक है, इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं ईच एंड एवरीथिंग, एवरी पॉइंट मैं आपके साथ जो है उसको क्लियर करूँ, डिस्कस करूँ, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को आती हैं ड्यूरिंग स्टडीज़, ठीक है, वो उनको समझ आ सकें। तो मैं भी एमएस कर रही हूँ, वीडियोज़ में आपके साथ शॉर्ट्स जो है वो शेयर करना शुरू किए हैं थोड़े बहुत, लेकिन फिर बीच में मैं गायब हो जाती हूँ, बिकॉज़ मुझे कोई इतना शौक नहीं है, ना सेल्फीज़ का, ना मेरा फ़ोन जो है बिल्कुल सिर्फ बच्चों की वीडियोज़ होती हैं जो कि उसके बच्चों के चैनल पे मैंने अपलोड की होती हैं। तो मैं बहुत कम बनाती हूँ। ठीक है, हाँ, चैनल पता नहीं मैंने कैसे बना लिया, मेरा शौक, मुझे पढ़ाने का शौक है बस। ठीक है, तो बच्चों का भी यूट्यूब चैनल है मेरे बेटे हाजिक के नाम से, हाजिक्स व्लॉग्स, तो उसको भी प्लीज़ ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स DSM-5 TR जो है, उसमें जो न्यू क्राइटेरिया उन्होंने ऐड किया है, इसमें कुछ एक्सक्लूड किए हैं, ठीक है, और कुछ इंक्लूड किए हैं डिसऑर्डर्स। तो उनमें सबसे पहले आता है हमारे पास सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता क्या है, इसको हम उर्दू में अलग होने का इज़्तिराब कहते हैं, जो कि DSM-5 TR के अकॉर्डिंग इसका नाम दिया गया है। इसके मुताबिक ये एक ज़हनी आर्ज़ा है जो किसी करीबी शख्स कोई भी हो सकता है, जैसे वालिदैन हैं हमारे, माँ हो सकती है, बाप हो सकता है, जिसके साथ अटैचमेंट बच्चे की ज़्यादा हो, शरीक हयात यानी कि जो बीवी होती है, या दोस्त, कोई भी फ्रेंड जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत आपका लगाव है, आप उससे दूर नहीं हो सकते। उससे जुदाई, कोई भी करीबी शख्स आपका, उससे जो आपकी जुदाई है उससे आप डरते हैं, खौफ होता है आपको कि मैं कहीं इससे दूर ना चला जाऊँ, ये मुझसे दूर ना चला जाए, किसी भी तरीके से जो है हमारी दूरी ना हो। ठीक है, इस चीज़ का उनको खौफ रहता है, एंग्जाइटी रहती है। ठीक है, इसके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा खौफ या परेशानी से ज़ाहिर होता है। ठीक है, वो ज़रूरत से ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली डिसऑर्डर में चीज़ आती ही वही है जो कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ हो गई है। ठीक है, ज़िंदगी में तो नॉर्मली तो सबको होती है, बच्चों को भी होती है सेपरेशन एंग्जाइटी, नॉर्मली सबको होती है बच्चों को। ठीक है, मेरे बच्चों को भी सेपरेशन एंग्जाइटी, मेरा बड़ा बेटा जो है उसको ज़्यादा थी, वो मुझे वॉशरूम तक नहीं जाने देता था, इतना वो रोता चिल्लाता था, दरवाज़ा पीटता था कि कहाँ चली गई मुझे छोड़ के। ठीक है, तो मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकती थी, तो उसने मुझे बहुत वो तंग किया। तब मुझे भी नहीं समझ थी कि इसको कोई सेपरेशन एंग्जाइटी है, मैंने पढ़ा ही नहीं था इस चीज़ के बारे में। ठीक है, हालांकि मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन ये वाला डिसऑर्डर जो है वो हमें नहीं पढ़ाया गया। ये मैं समझती हूँ कि सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर हर माँ को, हर बाप को शादी से पहले कोर्स होना चाहिए माँ बाप के लिए, कि न्यूली मैरिड कपल्स जो हैं उनके लिए होना चाहिए ये चीज़, कि उनको सिखाया जाए बच्चों के डिसऑर्डर्स के बारे में, उनको बताया जाए कि ये चीज़ें अगर अल्लाह ना करे आपको बच्चों के साथ डील करना पड़े ऐसा, तो आपको पता हो कि इनको कैसे डील करना है। तो मैं समझती हूँ पर्सनली तौर पे कि सब शादीशुदा जोड़ों को जो है ये जो बच्चों के डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, इनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। ये खौफ उम्र और हालात के लिहाज से गैर मुनासिब होता है और मामूल की ज़िंदगी को मुतासिर करता है। ऑब्वियसली हर डिसऑर्डर जो है वो हमारी मामूल की ज़िंदगी को जो है वो मुतासिर करता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको हर डिसऑर्डर में मिलेंगी। ठीक है, ये तो हो गया सेपरेशन एंग्जाइटी का जो है डेफिनेशन कह लें। ठीक है, वो हो गई। अब है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, तशखीसी मेयार क्या है, यानी कि अगर हम किसी बच्चे को सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर में फॉल करवाते हैं, डायग्नोस करते हैं, तो उसके लिए किन सिम्टम्स का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और कितनी सिम्टम्स का होना ज़रूरी है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो बनाया गया है वो रिसर्चर्स को ओवरऑल, ठीक है, दुनिया में जो रिसर्चर्स होते हैं उनकी रिसर्चर्स पे बेस्ड जो है क्राइटेरिया उन्होंने तैयार किया है। ठीक है, 5TR में। तो हाँ, इनको हम पढ़ेंगे अब। जुदाई के बारे में हद से ज़्यादा खौफ या परेशानी। ठीक है, सबसे पहले आ गया हद से ज़्यादा खौफ या परेशानी, जो दर्ज झैल में से कम से कम 3 अलामात के ज़रिए ज़ाहिर होती है। ये एक क्राइटेरिया है। ठीक है, अब जो सबसे पहले एक क्राइटेरिया क्या है, इसमें ज़रूरत से ज़्यादा खौफ और परेशानी है, और जो नीचे ये लिस्ट दी गई है इनमें से कम 3 जो अलामात है ना वो ज़ाहिर होनी चाहिए, लाजमी बात है ये। ठीक है, तब हम इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है इसमें ये फॉल करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, शदीद परेशानी। ठीक है, जब जुदाई का सामना हो या इसका तसव्वुर किया जाए, तो तसव्वुर से ही शदीद परेशानी हो कि कहीं मैं इससे दूर ना हो जाऊँ, या ये मुझसे दूर ना हो जाए। फिर नंबर 2 पे क्या आता है, करीबी शख्स को खोने या इसके साथ किसी नुकसान जैसे बीमारी या हादसे के बारे में मुसलसल फिक्र।
ठीक है। यानी कि जैसे मैंने पहले बताया, शदीद परेशानी सोच के भी होती है पहले वाले में, ठीक है, तसव्वुर करके भी परेशानी होती है। और जो दूसरा वाला पॉइंट है इसमें ये है कि मुसलसल फिक्र रहती है इस बारे में कि कहीं कुछ हो ना जाए, ठीक है, इस बंदे को कुछ ना हो जाए जिससे मैं प्यार करता हूँ, ठीक है। नंबर 3 पे फिर आ जाता है किसी ऐसे वाक़ये जैसे गुम हो जाना, अगवा हो जाना के बारे में मुसलसल फिक्र हो जो जुदाई का सबब बने, ठीक है। उसे ये मुसलसल फिक्र रहती है कि कहीं मैं गुम ना हो जाऊं, ठीक है, या फिर ये गुम ना हो जाए, या मैं अगवा ना हो जाऊं या वो अगवा ना हो जाए, ठीक है, यानी कि जुदाई ना हो किसी तरीके से भी। फिर नंबर 4 पे आ जाता है जुदाई के खौफ की वजह से घर या करीबी शख्स से दूर हो जाने या कहीं जाने से इनकार या हिचकिचाहट, ठीक है। यानी कि आप किसी जो आपका जैसे मुझे बचपन में था या मेरे बच्चे को था कि मैं अपनी माँ से दूर ना हूँ, ठीक है, मैं कहीं रहने नहीं जा सकती थी अपने ननिहाल, वो मुझे ले गए एक बार, तो मैं बीमार रहती हूँ बहुत बचपन से ही, तो मुझे डस्ट एलर्जी थी, सांस का प्रॉब्लम हो जाता, तो मुझे इलाज करवाने के लिए ले गए अपने साथ। तो मैंने जो उनको वहाँ पे रफड़ डाला, ठीक है, मैं ना रात को सोती थी, मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी माँ की शक्ल नजर आ रही है दीवारों पे, ठीक है। तो बहुत ही वो वर्स्ट कंडीशन में हर टाइम रोती रहती थी। वो मुझे डिफरेंट तरीकों से जो है वो दिल लगाने की मेरी कोशिश करते थे, बट मेरा दिल नहीं लगता था। हर टाइम मेरे दिमाग में मेरी माँ घूमती रहती थी कि मेरी माँ जो है, मुझे उसके पास जाना है, ठीक है, मैं उससे दूर नहीं रह सकती। तो यही होता है कि मुसलसल आपका जो है वो इस चीज़ से आप दो चार रहते हो, ठीक है, करीबी शख्स से दूर नहीं जाना चाहते आप, उसे छोड़ के कहीं नहीं जाते, ठीक है, उसके साथ ही चिपके रहते हैं। इनकार या हिचकिचाहट, यानी हिचकिचाहट रहना उससे दूर होने पे कि मैं नहीं मुझे नहीं जाना, ठीक है। फिर नंबर 5 पे है तन्हा रहने का खौफ, ठीक है, कि मैं कहीं अकेला ना रह जाऊँ, या बगैर करीबी शख्स के रहने की हिचकिचाहट, ठीक है। नंबर 6 पे है घर से बाहर या करीबी शख्स के बगैर सोने से इनकार, ठीक है। जैसे बच्चे जो है माँ के बगैर या बाप के बगैर, जो मेरा बेटा है वो अपने बाबा से बहुत करीब है, ठीक है, अब वो मलेशिया गए हुए हैं, PhD अपनी जो है वो कंप्लीट उनके आखिरी प्रोसेसेस पे है। तो अब वो मेरे पास सोता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से, ठीक है, मैं उसको आदत डाली है अब सोने की, तो बहुत वो प्रॉब्लम करता है। तो मेरी बेटी जो है वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाती, ठीक है, तो वो मेरे साथ चिपकी रहती है। अब घर से बाहर या करीबी शख्स के बगैर सोने से इनकार, ठीक है। अब मेरा बेटा कहता था कि मैं बाबा आएंगे तो फिर मैं उनके साथ सोऊंगा, मैंने आपके साथ नहीं सोना, ठीक है। तो ये नॉर्मल जो है वो सब बच्चों में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है तो फिर ये प्रॉब्लम है, ठीक है, इसका फिर इलाज होना चाहिए, ठीक है, थेरेपीज़ होनी चाहिए बच्चों के लिए। फिर है 7 नंबर पे बार-बार डरावने ख्वाब जिनमें जुदाई के मौज़ूआत शामिल हो। अब जो बच्चा मुसलसल सोच रहा है अपनी माँ के बारे में या अपने बाप के बारे में, या जिससे बहन भाई जिससे भी उसकी ज़्यादा अटैचमेंट है कि वो उससे दूर नहीं होना चाहता, तो उसको डरावने ख्वाब भी वही आ रहे हैं क्योंकि वो सोच ही वो रहा है 24 घंटे, ठीक है। तो जुदाई के मौज़ूआत में उसको जो है वो बार-बार डरावने ख्वाब आ रहे हैं कि उस बंदे से मेरी जुदाई हो गई है किसी न किसी तरीके से। 8 नंबर पे है जिस्मानी अलामात, इसमें जो है फिजिकल सिम्टम्स, हम इसको कहेंगे कि जैसे सर दर्द होता है क्योंकि मुसलसल वो सोच रहा है इस बारे में, उसको खौफ है, घबराहट है, और एंग्जाइटी में आपको पता है कि मतली और दिल खराब होता है, ठीक है। पेट में कुछ होता है, पेट में दर्द होती है, जैसे सर दर्द होता है, पेट दर्द है, मतली है यानी जी का घबराना। जब जुदाई का सामना हो या इसका तसव्वुर भी किया जाए तो उसको ऐसे अलामात जो है वो शो होते हैं। तो ये 8 हैं, ये एक क्राइटेरिया जो है ना, इसमें से कोई से 3 जो है वो लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। नंबर आगे नंबर नहीं है, ये है बी पार्ट है अलामात की मुद्दत, ठीक है जी। इसका यानी कि ये जो सिम्टम्स हमने ऊपर पढ़ी हैं ये कितनी मुद्दत के लिए जो है वो जाहिर होनी चाहिए, तो हम उनको इस क्राइटेरिया में फॉलो करवाएंगे। तो बच्चों और नौ उम्र अफराद में कम से कम 4 हफ्ते, ठीक है, कम से कम मुसलसल 4 हफ्ते बच्चा जो है ये सिम्टम्स या इसमें से 3 सिम्टम्स जो है ऊपर वाली जो है इनको शो करता हो, ठीक है। बालगों में कम से कम 6 माह, यानी कि जो बड़े हैं, क्योंकि फिर ये आगे बच्चे तो नहीं ना रहते, अगर उनको रिजॉल्व नहीं किया जाएगा तो वो बड़े जो है जब वो बड़े हो जाएंगे तो फिर प्रोलॉन्ग कर जाएगा उसमें भी, ठीक है। तो बालिगों में कम से कम 6 माह, 6 माह की मुद्दत तक जो है वो बालिग अगर इस सिचुएशन से गुजरे तो उनको हम डायग्नोस करते हैं इस क्राइटेरिया। नेक्स्ट हमारे पास सी है अलामात की शिद्दत, ठीक है, यानी कि इनकी सिवियरिटी लेवल के बारे में हम देखेंगे। ये अलामात जिंदगी के अहम शोबों समाजी तालीमी पेशा वराना में नुमाया परेशानी या खराबी पैदा करती हैं। अब जो ये अलामात हैं, जो हमने 8 अलामात ऊपर पढ़ी हैं, ठीक है, कि ये जो भी जिस भी डिसऑर्डर में हम पढ़ लोगे ये चीज़ें, ये आपको क्राइटेरिया जो है उसमें मिलेगा। ये अलामात जिंदगी के अहम शोबों समाजी तालीमी पेशा वराना में नुमाया परेशानी या खराबी पैदा करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डी पे है अलामात किसी और जहनी आर्जे से बेहतर तौर पर नहीं समझाई जा सकती। जैसे अब इस लाइन का क्या मतलब है कि हो सकता है कि ये जो सिम्टम्स आप ऊपर इस वाले में पढ़ रहे हैं वो और डिसऑर्डर्स में भी हैं, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, हैं ये तो उस वाले में भी हमने पढ़ी थी, ये तो उस वाले में भी पढ़ी थी। तो क्या करना है कि ये क्राइटेरिया ही इसलिए उन्होंने दिया हुआ है ताकि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें दूसरे डिसऑर्डर से, ठीक है। तो ये ऑटिज्म में भी आपको जैसे अपने घर से दूर नहीं जाना, ठीक है, वो अपना घर छोड़ के या अपनी रूटीन छोड़ के जो है वो किसी और रूटीन पे नहीं जाते ऑटिज्म के बच्चे। तो
ये उसमें भी है चीज़, ठीक है। और ये भी बच्चा जो एंग्जाइटी सेपरेशन एंग्जाइटी वाला, ये भी अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो ये दोनों सिम्टम्स सेम है, तो हमने इससे उसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, कि ये ऑटिज्म वाले में तो नहीं आ रही थी तब्दीली के साथ दुश्वारी, ठीक है, उनको भी तब्दीली के साथ दुश्वारी होती है ऑटिज्म वालों को। फिर है नफ्सियाती आर्जे, करीबी शख्स के साथ नुकसान के बारे में गलत अकायद, ठीक है। नफ्सियाती आर्जे यानी कि साइकोलॉजिकल जो अदर डिसऑर्डर्स हैं साइकोलॉजिकल, उनमें तो नहीं ये फॉल कर रहा, ठीक है। करीबी शख्स के साथ नुकसान के बारे में गलत अकायद, यानी कि उसको कोई नुकसान ना हो जाए, ठीक है, जैसे ओसीडी वगैरह में होता है। एगोराफोबिया या अमूमी इसराब यानी कि जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसको हम जीएडी शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसमें एगोराफोबिया या अमूमी इसतराब, इसमें तो नहीं है इसके सिम्टम्स जो हैं वो फॉल कर रही, ठीक है। इन डिसऑर्डर्स को आपने डिफ्रेंशिएट करना है इससे, ठीक है। इन जो ये जो डिसऑर्डर्स इन्होंने दिए हैं, क्योंकि ये सिम्टम्स मिलती जुलती हैं आपस में थोड़ी बहुत इनकी ना, तो आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि इसमें क्या फ़र्क है और उसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। ये आप कहीं गलती से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में ना उसको डाल दें, ठीक है। वो सेपरेशन एंग्जाइटी का बच्चा हो, आप उसको ऑटिज्म में डाल दें, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी। या फिर ये जो नीचे जीएडी दिया हुआ है, आपने ये गलती नहीं करनी डायग्नोस करते हुए कि आप उसको जीएडी में डाल दें, वो सेपरेशन एंग्जाइटी का और आप उसको जीएडी में डाल दें। तो ये आपने ख्याल रखना है। फिर है मुतलका अलामात, ठीक है, रिलेटेड जो अदर सिम्टम्स आप कह लें कि हो सकती हैं, कि बार बार तसल्ली या यकीन दहानी की ख्वाहिश, यानी कि उनको बार बार तसल्ली दी जाए, वो उनको यकीन दहानी कराया जाए कि हमको उनका जो जिनसे मोहब्बत करते हैं वो उनको छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। उनको बार बार तसल्ली और यकीन दहानी की जरूरत होती है। करीबी शख्स के बारे में मुसलसल सोचने की वजह से तवज्जो मरकूज करने में दुश्वारी, यानी कि उनका अटेंशन लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, वो किसी चीज़ और पे तवज्जो नहीं दे पाते, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे पाते। हम प्रेवलेंस देखेंगे, शरह वकू जिसको उर्दू में हम बोलते हैं प्रेवलेंस, ठीक है। अब प्रेवलेंस जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स को मद्देनजर रखते हुए जो है वो प्रेवलेंस दी गई है कि यूनाइटेड स्टेट्स में कितने परसेंट जो बच्चे हैं उनको ये आर्जा जो है वो होता है। एनुअली इसको जो है वो किया जाता है कि सालाना तौर पर कितने बच्चे जो है फॉल कर सकते हैं इस कैटेगरी में या इस डिसऑर्डर में, ठीक है। तो बच्चों में 5 से 4% ये आर्जा जो है वो पाया जाता है, और बालगों में तकरीबन 2 से 1% ये मौजूद होता है, ठीक है। तो ये हालत बच्चों और नौजवानों में ज़्यादा आम है और ख़वातीन में मर्दों की निस्बत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। इसमें जो फीमेल्स हैं, जो फीमेल बेबीज़ हैं, सॉरी फीमेल जो बच्चे हैं, बेबीज़ भी कह सकते हैं खैर, तो उनमें ये आर्जा जो है वो ज़्यादा पाया जाता है मर्दों की निस्बत या मेल बेबीज़ की निस्बत। अच्छा जी, इटियोलॉजी यानी कि कॉजेज़ उसकी जो होती है ना, उसको हम इटियोलॉजी बोलते हैं, वजूहात जो होती हैं किसी भी आर्ज़े की। तो हम अब इटियोलॉजी देखते हैं कि इसमें क्या पाया जाता है, जीनियाती अवामिल, ठीक है, यानी कि बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं, जीनियाती अवामिल उर्दू में उनको बोला जाता है। हम देखेंगे कि उसमें क्या है, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री में बेचैनी की खराबियों का होना, यानी कि फैमिली में ये चीज़ जो है वो रन कर रही है, ठीक है। ये आर्जा जो है वो फैमिली में मौजूद है, पाया जा रहा है, तो वो आगे भी ट्रांसफ़र हो रहा है, ये इसकी पहली वजह है, ठीक है। फिर है माहौलियाती अवामिल जिसको हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले आता है जी वालिदैन की हद से ज़्यादा हिफाजत, यानी कि वालिदैन जो है वो बच्चों की बहुत ज़्यादा उनको पैम्पर करते हैं, ठीक है। हर उनकी ख्वाहिश पूरी करते हैं, बड़े उनसे प्यार मोहब्बत करना चाहिए, हर माँ बाप करता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। किसी करीबी अजीज़ की मौत या नुकसान, अब बच्चे ने किसी करीबी अजीज़ या किसी करीबी की मौत का नुकसान उठाया है, ठीक है, इस वजह से भी वो सेपरेशन एंग्जाइटी में चला जाता है। तलाक या वालिदैन के दरमियान अलहदगी, अब बच्चे जो हैं वो माँ बाप दोनों से अटैच होते हैं, ठीक है, उनको दोनों का जो है वो प्यार चाहिए, तवज्जो चाहिए, ठीक है। तो अगर उनमें अलहदगी हो जाती है, तलाक हो जाती है, तो वो भी सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर की वजह बनती है, ठीक है। फिर है दिमागी केमियाई अवामिल यानी कि केमिकल फैक्टर्स जो है, ठीक है, सेरोटोनिन या डोपामाइन की सतह में अदम तवाज़ुन, ठीक है, इम्बैलेंस हो जाता है सेरोटोनिन में और डोपामाइन में, ठीक है। नंबर 3 का था ये। अब नंबर 4 पे जो फैक्टर है वो है नफ्सियाती अवामिल यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इनको बोलते हैं। इब्तदाई ज़िंदगी में जज्बाती अदम तहफ़्फ़ुज़ या मनफी तजुर्बात, ठीक है, जो इब्तदाई ज़िंदगी या बचपन के जो शुरू के दौर होते हैं, जो शुरू के साल होते हैं, उनमें बच्चे को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला, ठीक है। इब्तदाई ज़िंदगी जो उसकी थी वो जज्बाती तौर पर उसमें तहफ़्फ़ुज़ मौजूद नहीं था, उसके मनफी तजुर्बात रहे हैं, गलत किस्म के चाइल्ड अब्यूज़ कह सकते हैं कि उसके साथ हुई है, तो वो मनफी तजुर्बात से गुजरा है और उसकी वजह से भी उसको सेपरेशन एंग्जाइटी जो है वो हो सही। इम्तियाज़ी तशख़ीस का क्या मतलब है कि हमने दूसरे डिसऑर्डर्स, जैसे मैंने पहले बताया था कि बहुत से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनमें ये अलामात जो हैं हम पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि ये फ़लाँ वाले में भी थी, ये फ़लाँ वाले में भी अलामत मौजूद थी। तो हमने डिफरेंशिएट कैसे करना है, ठीक है? इसके डिफरेंसेस हमने ज़हन में रखने हैं कि ये इस वजह से डिसऑर्डर है, ये उस वजह से है और वो उस वजह से, ठीक है? अब जनरलाइज़्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर जो है इसमें अमूमी खदशात पर मबनी अलहदगी तक महदूद रहा जाता है, ठीक है?
यानी कि वो हर चीज़ में जनरलाइज है ना, यानी कि उसको अगर कोई खौफ है तो वो हर चीज़ में उसको जनरलाइज कर देगा, अपने अमूमी खदशात। नंबर 2 पे है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये किसी सदमे के बाद खौफ और बेचैनी है, ठीक है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है, इसमें किसी कोई ना कोई सदमा होता है जिसकी वजह से खौफ और बेचैनी होती है, ठीक है, जबकि सेपरेशन एंजाइटी में इससे अलग है, ठीक है। नंबर 3 में है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। अब सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो उसमें सिर्फ समाजी हालात में खौफ होता है, ठीक है, तो इससे आपने उसको डिफरेंस रखना है उसका, ठीक है। नंबर 4 पे है पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है, शदीद खौफ के हमले बगैर किसी वाज़ेह वजह के। अब जो पैनिक डिसऑर्डर है उसमें बगैर किसी वजह के जो है वो शदीद खौफ के हमले होते हैं, ठीक है, तो आपने सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर को उससे अलग रखना है। नंबर 5 पे है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, ASD जिसको बोला जाता है, समाजी राब्तों में मुश्किलात के साथ मखसूस रवैये, ठीक है, जो उसके इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं उसमें उसको मुश्किलात होती है, ठीक है, और उसके मखसूस रवैये होते हैं, यानी कि वो किसी को रिस्पॉन्स नहीं करता, ठीक है, आई कांटेक्ट नहीं करता, वो अपनी जो रूटीन है उसकी उससे हट के कुछ नहीं कर सकता, वो जिस रास्ते से स्कूल जाता है वो उसी रास्ते से स्कूल जाएगा, वो किसी और रास्ते को नहीं अडॉप्ट करेगा, ठीक है, तो वो अपने जिंदगी में अपनी रूटीन में चेंज को पसंद नहीं करता ऑटिज्म वाला बच्चा, ठीक है, तो ये उसको आपने इससे अलग रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कमोर्बिडिटीज़। कमोर्बिडिटीज़ क्या होती हैं भाई? कमोर्बिडिटीज़ यानी कि अगर एक डिसऑर्डर बंदे को या बच्ची को या बच्ची को हुआ है तो उसके साथ किसी और डिसऑर्डर का भी प्लस हो जाना, ठीक है, किसी और डिसऑर्डर का भी उसमें फॉल हो जाना, ठीक है, दो एट अ टाइम आपको 2 या 2 से ज़्यादा डिसऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। हमरा मौजूद बीमारियाँ, ठीक है, आपको इसकी उर्दू से समझ आ जाएगी। कमोर्बिडिटीज़ में आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 नज़र आ रही हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो जो मेन चीज़ों में हम लेंगे वो है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इसमें आएगा कमोर्बिडिटीज़ में, ठीक है। इसके बाद सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर आएगा, इसके बाद डिप्रेशन आएगा और OCD आएगा, ये हो सकता है, ठीक है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसके बाद 5वें नंबर पे है मखसूस फोबिया, जिसको हम स्पेसिफिक फोबिया बोलते हैं, वो भी हो सकता है, ठीक है। ये हालत अक्सर दीगर बेचैनी या मूड की खराबियों के साथ नजर आती है जो इलाज या इंतजाम को पेचीदा बना सकती है। अब इसमें नोट क्या है हमारे पास कि अलहदगी की बेचैनी की खराबी का इलाज अक्सर अद्वियात या एग्जाइटी कम करने वाली और थेरेपी मसलन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के जरिए किया जाता है, ठीक है जी। इसका इलाज क्या है, ठीक है, नफ्सियाती इलाज यानी ट्रीटमेंट, इसकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होगी? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी CBT जो है वो हम जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करते हैं पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से, ठीक है। तो खौफ को समझने और गैर मंतकी ख्यालात को चैलेंज करने में मदद देती है, ठीक है जी। जो गलत किस्म के अकायद हम बना लेते हैं, ख्यालात हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं, जैसे OCD है उसके लिए भी CBT, और मतलब जहाँ पे भी गलत ख्यालात की बात आएगी वहाँ पे CBT जो है वो अप्लाई होगी, और ये बहुत 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 मशहूर मकबूल थेरेपी है, ठीक है। एक्सपोजर थेरेपी, आहिस्ता आहिस्ता जुदाई के हालात का सामना करना, ठीक है, उसको ग्रेजुअली जो है वो सिखाया जाता है कि हम जुदा भी रह सकते हैं किसी से, ठीक है। फिर है अद्वियात, यानी कि ड्रग्स कहते हैं या मेडिकेशन कह लें, ठीक है। शदीद केसेस में SSRIs का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस हो जाते हैं, ठीक है, उनमें सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स इनको बोला जाता है, SSRIs को, ठीक है। वालिदैन की शमूलियत। फिर है नेक्स्ट हमारे पास ये आर्जा इलाज के बगैर ज़िंदगी पर गहरा असर डाल सकता है, ठीक है। अगर हम बच्चे का इलाज नहीं करवाते, उसको थेरेपी नहीं दिलवाते या उसकी मेडिकेशन नहीं करवाते, तो क्या होगा कि बच्चा जो है वो उसको जब बड़ा होगा तो उसमें बहुत सारी जो डिप्रेशन है, फिर इस तरह की बाइपोलर है, ठीक है, तो ये आर्जे जो हैं वो उसमें आ सकते हैं बड़े होने के बाद, तो ये बहुत ज़रूरी है आप इसको रिजॉल्व करें इसी स्टेज पे, ठीक है। ये आर्जा इलाज के बगैर ज़िंदगी पर गहरा असर डाल सकता है, लेकिन बरवक्त मदाखलत के ज़रिए मरीज़ की हालत में नुमाया बेहतरी लाई जा सकती है। तो जी ये था हमारा एंग्जाइटी डिसऑर्डर।